जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज है 23 नवंबर 2024 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। और गाइज, आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपी बीसीएस, बीपीएससी या राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो ज्ञान सर के स्पेशल पेड कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है और हर एक स्टूडेंट पर प्रॉपर ध्यान दिया जाता है। तो दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये हमारे ओनली करंट अफेयर्स के नाम से और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से हमारे टेलीग्राम के चैनल्स हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आज की ये टॉपिक्स हैं जिनको हम एक एक करके डिटेल में कवर करेंगे। सो गाइज, यहाँ पर जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये इंडिया के इम्यूनाइजेशन एफर्ट्स का टॉपिक है। मतलब किस प्रकार से इंडिया के अंदर वैक्सीनेशन का प्रयास जो है वो चल रहा है। सो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है या टॉपिक है जो डायरेक्टली पब्लिक हेल्थ और जीएस पेपर 3 से रिलेटेड है। सो let's dive into how India has achieved some incredible milestone in immunization and why World Immunization Day observed on 10th November is so important। तो इसके बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करने वाले हैं कि क्यों वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे जो है वो 10th नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है और किस प्रकार से इतना बेहतरीन इंडिया ने जो है वो माइलस्टोन अचीव किया है इम्यूनाइजेशन के सेक्टर में। सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे और उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में और न्यूज में ये टॉपिक हमें क्यों देखने को मिला। तो आपको बता दें कि वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे हमें रिमाइंड कराता है कि वैक्सीन सिर्फ बीमारी को कंट्रोल नहीं करती है बल्कि हर्ड इम्यूनिटी के थ्रू कम्युनिटी हेल्थ को भी सेफगार्ड करती है। क्या किसी को पता है कि हर्ड HERD हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताना। जिन लोगों ने कोविड-19 के समय पर अपनी प्रिपरेशन अच्छी करी होगी तो उनको ये हर्ड इम्यूनिटी के टॉपिक के बारे में पता होगा। अगर नहीं पता है तो आगे चल के मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। अभी आप ट्राई करिए कि ये कमेंट बॉक्स पर इसके बारे में जो है वो लिखकर बताएं। ये दिन हर साल जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट लाइफ सेविंग वैक्सीन की लाइफ सेविंग वैक्सीन से रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करना। इम्यूनाइजेशन का काम बीमारियां जैसे कि मीजल्स, पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस और कोविड-19 के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना है। इंडिया के लिए इम्यूनाइजेशन का सिग्निफिकेंस यानी कि उसका महत्व और ज्यादा है क्योंकि रिमोट और अंडरसर्व्ड एरियाज यानी कि दूर दराज के एरियाज में लोगों तक हेल्थ केयर सर्विसेज पहुंचाना एक सबसे बड़ा चैलेंज है। अब आपको बता दें कि एक शॉकिंग फैक्ट, पार्शियली इम्यूनाइज्ड या अनइम्यूनाइज्ड बच्चों में मोर्टेलिटी रिस्क फुली वैक्सीनेटेड चिल्ड्रन के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। क्योंकि जिस बच्चे को प्रॉपर वैक्सीन मिली हुई है, जिसका प्रॉपर वैक्सीनेशन हो चुका है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो बच्चा प्रोटेक्टेड है बीमारियों से। बट जिस बच्चे को थोड़ी बहुत वैक्सीन ही लगी है या फिर वैक्सीन लगी ही नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके जान जाने का रिस्क उसको काफी ज्यादा है। ये बहुत बेसिक सी चीज है। तो कुछ इंपॉर्टेंट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स के बारे में बात करते हैं इंडिया के। तो पहला है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP। ये प्रोग्राम 1978 में स्टार्ट हुआ और 1985 में इसका नाम UIP रखा गया। 2023-2024 तक UIP ने 93.23% फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज अचीव किया है। Isn't that amazing? और इस प्रोग्राम के अंडर फ्री वैक्सीन 12 मेजर डिजीज के अगेंस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं, इंक्लूडिंग पोलियो, मीजल्स, हेपेटाइटिस बी और ट्यूबरकुलोसिस। UIP की टाइमलाइन और माइलस्टोन्स को जरूर याद रखें। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि UIP कितना बेहतरीन है और ये कब से शुरू हुआ, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और स्पेशली अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करने पर इसका सबसे ज्यादा फोकस होता है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट जो हमारा मिशन है, मिशन इंद्रधनुष, बहुत इंपॉर्टेंट। ये लॉन्च हुआ था 2014 में और इसका टारगेट था कि 90% इम्यूनाइजेशन कवरेज अचीव करना। याद रखिएगा, ये उन जिलों को टारगेट करता है जहां इम्यूनाइजेशन रेट काफी लो है, स्पेशली दूर दराज के क्षेत्रों में। अब तक 12 फेजेस में मिशन इंद्रधनुष ने 554 डिस्ट्रिक्ट कवर किए हैं और सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो रहे हैं वैक्सीनेशन के रेट्स। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, इस मिशन का नाम रेनबो से इंस्पायर्ड हुआ है जो वैक्सीन के प्रोटेक्शन स्पेक्ट्रम को रिप्रेजेंट करता है। ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखेंगे। फिर है यूविन पोर्टल। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के अंडर यूविन पोर्टल एक गेम चेंजर है। ये पोर्टल यानी कि एक वेबसाइट ऑटोमेटेड रिमाइंडर सेंड करती हैं और QR बेस्ड ई वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जनरेट करती हैं। सितंबर 2024 तक
6.46 करोड़ बेनिफिशियरी रजिस्टर हो चुके हैं। और आपको बता दें कि डिजिटल टूल्स जैसे कि यूविन का लिंकेज एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई यूविन कितनी हेल्प कर रहा है, और इवन ई गवर्नेंस सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर के रिफॉर्म में कितना हेल्पफुल हो रहा है ये। तो डिजिटल इंडिया के ऑब्जेक्टिव्स को जो है फुलफिल करने में इस प्रकार से जो डिजिटल टूल्स हैं ये काफी मदद कर रहे हैं। ये भी आप अपने मेंस के आंसर में लिख सकते हैं। अब इंडिया के पब्लिक हेल्थ माइलस्टोन्स क्या, यानी कि कितना बड़ा अचीवमेंट हमने किया। तो सबसे पहले तो कोविड-19 को कैसे भूल सकते हैं, इसके वैक्सीनेशन सक्सेस को। इंडिया ने जनवरी 2021 में कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया और सिर्फ 2 सालों में 220 करोड़ डोजेस एडमिनिस्टर किए। प्रिकॉशनरी डोजेस और युवाओं को वैक्सीनेशन जो किया है, तो ये इसके हाइलाइट्स है। फिर पोलियो फ्री इंडिया, यार इंडिया ने 2014 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से पोलियो फ्री सर्टिफिकेट हासिल कर लिया है, जो कि एक हिस्टोरिक अचीवमेंट है। फिर इसके अलावा 2015 में मैटरनल और नियोनटाल टिटनेस को एलिमिनेट हमने कर दिया। 1977 में स्मॉल पॉक्स को खत्म कर दिया। 2005 में लेप्रोसी को खत्म कर दिया। तो ये सब अचीवमेंट्स आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। और इंडिया की इम्यूनाइजेशन जर्नी एक इंस्पायरिंग एग्जाम्पल है कि कैसे पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज और कलेक्टिव एफर्ट्स, यानी कि सबके साथ मिलकर जो प्रयास किया गया है, ये एक कंट्री को कैसे बेहतर बना सकता है, राइट। और इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमने क्या सीखा कि इम्यूनाइजेशन इज नॉट जस्ट अबाउट हेल्थ, इट्स अ सिंबल ऑफ प्रोग्रेस एंड रेजिलियंस। कि अगर हम हमारी कंट्री के अंदर वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट करते हैं तो ये सिर्फ हेल्थ के लिए ही अच्छा नहीं है, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है। सो टॉपिक आपको अच्छे समझ में आया है तो लाइक का बटन हिट करिए। और हर्ड इम्यूनिटी, ये मैं चाहूंगा कि आप ही जो है वो थोड़ा सर्च करके कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताएं। एक छोटा सा हिंट देना चाहूंगा मैं, बहुत सिंपल सी चीज है। एक से दूसरे को जो है वो ये फैलता है जो वायरस बहुत तेजी से, उसको हर्ड इम्यूनिटी जो है वो कहते हैं, राइट। और फिर कुछ लोग होते हैं उनको जो है ये वायरस अफेक्ट नहीं करता, और वो एज अ बैरियर के तौर पर जो है वो काम करते हैं कि जिससे कि दूसरे लोगों तक जो है ये वायरस उनके थ्रू जो है वो पहुंचता नहीं है। इसका डायग्राम जरूर देखना आप, तब उससे और क्लैरिटी जो है वो आपको मिलेगी। तो ये आपका टास्क है जो आपको जो है वो आज करना है। एक छोटा सा क्वेश्चन, मिशन इंद्रधनुष जो है वो कब स्टार्ट हुआ था, नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। देखते हैं कौन कितने फोकस के साथ टॉपिक को सुन रहा है। अब गाइस बात करेंगे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट के बारे में जो फ्यूचर की तस्वीर दिखा रहा है। और फ्यूचर कौन है? बच्चे हमारे देश के। सो यूनिसेफ की स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2024 की रिपोर्ट है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2024 की रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की गई? यूनिसेफ। तो ये रिपोर्ट हमें बताती है कि कैसे डेमोग्राफिक शिफ्ट्स, क्लाइमेट चेंज और टेक्नोलॉजी आने वाले समय में बच्चों के जीवन को बदलेंगे। तो आइए समझते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को। तो ये रिपोर्ट न्यू दिल्ली में लॉन्च हुई है और ये ग्लोबल मेगा ट्रेंड्स हाईलाइट करती है जो 2050 तक बच्चों के जीवन पर असर डालेंगे। यानी कि कौन से एक वैश्विक लेवल के ट्रेंड्स हैं जिसके कारण से बच्चों का जीवन बदलेगा। और सबसे बड़ी बात, क्लाइमेट चेंज की वजह से बच्चों के सामने काफी चैलेंजेस होने वाले हैं। ये बात तो आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि जो फ्यूचर जनरेशन है उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ेगी क्लाइमेट चेंज के चलते। तो हर एस्पेक्ट को डिटेल में समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, डेमोग्राफिक चेंज। डेमोग्राफिक चेंज का मतलब आपको पता है ना कि किस प्रकार से पॉपुलेशन की एज में चेंजेस हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो बाय 2050 दुनिया की चाइल्ड पॉपुलेशन 2.3 बिलियन पर स्टेबल हो जाएगी, स्टेबल। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि साउथ एशिया और अफ्रीका में बच्चों की संख्या बढ़ने वाली है। साथ ही 60% बच्चे शहरी एरियाज में रहेंगे जो अभी सिर्फ 44% है। दूसरा, क्लाइमेट क्राइसिस का इशू। क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन की वजह से लगभग 1 बिलियन बच्चे हाई रिस्क जोन में रह रहे हैं। हीट वेव्स, फ्लड्स, वाइल्ड फायर्स, इनके एक्सपोजर काफी बढ़ने वाले हैं और जो बढ़ ही रहे हैं ये आप देख ही रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट एजुकेशन डिसरप्शन। कहीं बाढ़ आएगी तो बच्चा स्कूल जा पाएगा क्या? आज की डेट में गर्मी तेज हो जाती है तो स्कूल की छुट्टियां हो जाती हैं,
अनाउंस कर दी जाती है तो क्या होगा, एजुकेशन गिरेगी। और एजुकेशन में गिरावट मतलब कंट्री के ग्रोथ, डेवलपमेंट, जीडीपी, इकोनॉमी सब में गिरावट। सिंस 2022 से आंकड़ा देखा गया 400 मिलियन बच्चों का स्कूल बंद हुआ है एक्सट्रीम वेदर की वजह से। सोचिए आप, ये शुरुआत तो हो ही चुकी है। और फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज, आज की डेट में उभरती हुई टेक्नोलॉजी जैसे कि एआई, न्यूरो टेक्नोलॉजी का पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन डिजिटल इनइक्वालिटी भी एक बड़ी समस्या है। किसी को चलाना आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा। लोग डिजिटली इलिटरेट हैं। किसी भी प्रकार का वीडियो, किसी भी प्रकार की न्यूज को ऑथेंटिक मान लेते हैं, बोलते हैं कि 100% बढ़िया है, बड़ी शॉक्ड होते हैं। और सुनो, ये शॉक्ड सिर्फ ऐसे लोग नहीं हो रहे हैं कि जो अनपढ़ हैं, जो स्कूल नहीं गए हैं या जो 8वीं फेल हैं। आई गॉट शॉक्ड येस्टरडे ओनली। आज ये न्यूज में आपको पढ़ा रहा हूं, कल आई गॉट शॉक्ड। मैंने अब एक बेसिकली एआई टूल की मदद से अपने पेट का जो है वो एक न्यूज वाला, मीडिया वाला वीडियो बना दिया। अच्छा, आई एम नॉट प्रमोटिंग, इट्स जस्ट फॉर फन, क्योंकि वो पेट का चैनल भी जो है वो मैं चलाता हूं। तो मैंने उसका जो है वो फनी वीडियो जो है वो एक बना दिया कि जैसे जहां पर मैं खड़ा हुआ था, मैंने अपने आप को गायब कर दिया और उसको बॉल से खिला रहा था मैं पेट को, और ये ऐसा मीडिया में जो है वो डाल दिया। भले से न्यूज रिपोर्ट नहीं चलती है उस तरीके का डाल दिया, बट नीचे मैंने मेंशन किया था कि इट्स जस्ट फॉर फन। अब बात ध्यान समझना, उस वीडियो में ये दिख रहा है कि एक अदृश्य शक्ति, और उसमें लिखा भी है कि अदृश्य शक्ति जो है वो देखो कुत्ते के साथ खेल रही है। और उसमें ये मेंशन किया था मालिक जो है वो सदमे में है। मतलब एक प्रॉपर रिपोर्ट टाइप की बनाई मैंने। एंड डू यू नो, ग्रेजुएट्स पीपल टेक्सटिंग मी, इवन सम ऑफ माय फ्रेंड्स, मैं डायरेक्टली बोलना नहीं चाहूंगा, दे आर टेक्सटिंग मी, और यार ये सच है क्या? मतलब पीपल आर बिलीविंग इन दैट पर्टिकुलर कंटेंट जो उनके सामने आ रहा है। अच्छा, आप बोलोगे कि सर सामने आएगा तो बिलीव तो करना पड़ेगा ना, और आप भेजोगे तो, अरे बॉस पहले पढ़ो, थोड़ा दिमाग तो लगा। व्हाट इज द, मतलब डिस्क्रिप्शन उसमें लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जस्ट फॉर फन, इट इज एडिटेड वीडियो। तो लोगों को दिमाग नहीं लगाना, एकदम सामने आया बस खटाक से सुन लिया। जस्ट लाइक अब देखो, अब मैं जो काम करता हूं, मैं अलग अलग तरीके पे काम करता हूं। जैसे कि मेरे एक ये जहां पर जैसे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज है हमारा, अब यहां पर ऑब्वियस सी बात है, कैन नॉट टीच यू, या मैं आपको मैनिपुलेट नहीं करूंगा किसी भी तरीके से। मैं आपको उस तरीके की टीचिंग्स जो है वो नहीं दूंगा जो आपके एग्जामिनेशन के लिए खराब हो। आप यहां पर मेरे पास आते हो बिकॉज यू हैव ट्रस्ट कि सर जो बताएंगे वो सबसे बेस्ट ही बताएंगे, एंड दैट विल बी हेल्पफुल फॉर अस, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में मैं जो भी चीज बोलूंगा, ऑब्वियस सी बात है कि वो ऑथेंटिक रहेंगी। अच्छा, अब दूसरे प्लेटफॉर्म पे नहीं रहेंगे ऐसा नहीं है, बट वो प्लेटफॉर्म मेरा नहीं है, एक्चुअली मेरे पेट का है, और मैं, मेरी टीम, मेरे फैमिली मेंबर्स उसको जो है वो चलाते हैं। तो एकदम से एग्जाम्पल इसलिए आया क्योंकि पीपल राइट नाउ आर डिजिटल इलिटरेट। डिजिटल लिटरेसी अगर आ जाए ना, कि सिर्फ अगर आपसे इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछ ले जाए कि डिजिटल लिटरेसी क्या एजुकेशन से रिलेटेड है, तो डिनाई कर देना और एग्जाम्पल दे देना मेरा वाला। आज की डेट में पढ़े लिखे लोग भी जो है वो डिजिटल इलिटरेट है। दे बिलीव इन व्हाट्सएप मैसेजेस। इवन माई फैमिली मेंबर्स, मेरी मम्मी कई बार व्हाट्सएप का मैसेज देख के, देखो ऐसा चल रहा है आजकल। अरे मैंने कहा भैया मत इनके चक्करों में पढ़ो। क्या द हिंदू न्यूज़पेपर में आया, क्या टाइम्स ऑफ इंडिया में आया, हिंदुस्तान टाइम्स में आया क्या? नहीं ना। दैनिक भास्कर में आया क्या? जागरण में आया क्या? नहीं ना। तो ऑथेंटिक सोर्स में आएगा तब आप उस पर बिलीव करो। सोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो इंफॉर्मेशन कहां से मिली। तो पीपल डू नॉट वॉच द सोर्स, पीपल ओनली बेसिकली फोकस ऑन जो सामने आया वो बस समझ लिए। मतलब दिमाग नहीं चलाना। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉमन मैन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू गाइस, क्योंकि आप लोग आने वाले समय में ब्यूरोक्रेट्स बनोगे, ऑफिसर्स बनोगे। तो आज से ही आप ट्रेंड हो रहे हो कि आपको जो है वो कंटेंट भी जो कवर करना है, तो वो एक ऑथेंटिक सोर्स से जो है वो कवर करना है। यस, नेक्स्ट। तो ये जो उभरती हुई टेक्नोलॉजी है, अब लो इनकम कंट्रीज में इंटरनेट एक्सेस सिर्फ 26% है, जबकि हाई इनकम कंट्रीज में 95% है। फिर इंडिया की कुछ स्पेसिफिक हाइलाइट्स के बारे में बात करें तो 2050 तक इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी चाइल्ड पॉपुलेशन का घर बनेगा। लिख लेना, 350 मिलियन बच्चे यहां रहने वाले हैं,
और ये पूरे दुनिया भर की चाइल्ड पॉपुलेशन का 15% होगा, लिख लेना। यूनिसेफ की CCRI इंडेक्स में इंडिया 26 रैंक पर है। हीट वेव्स और फ्लड जैसे रिस्क इंडिया के बच्चों के लिए काफी ज्यादा है। साथ ही उभरता हुआ टेम्परेचर बीमारियां जैसे कि डेंगू, मलेरिया को भी बढ़ावा दे रहे हैं। और एक अच्छी बात यह है कि गर्ल्स और बॉयज की एजुकेशन गैप में कमी हुई है, लेकिन अभी भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जैसे वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीका में जेंडर इनइक्वालिटी एक मेजर चैलेंज है। अब कुछ चैलेंजेस और सॉल्यूशंस की बात करें तो आपको पता है गाइस, ये जो प्रदूषण है, पॉल्यूशन है और जो जलवायु परिवर्तन जो है, इसकी वजह से बच्चों की हेल्थ और सेफ्टी बहुत इंपैक्ट हो रही है। एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर और फूड सिक्योरिटी भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। फिर डिजिटल डिवाइड को खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट करना होगा, स्पेशली लो इनकम कंट्रीज में। इंडिया में मिशन लाइफ और जल जीवन मिशन जैसे एफर्ट्स चल रहे हैं जो क्लाइमेट चैलेंजेस और लिविंग कंडीशंस को इंप्रूव करने में मदद करेंगे। हालांकि गवर्नमेंट को अब मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर यानी कि माताओं की और बच्चों की हेल्थ के साथ फैमिली प्लानिंग सर्विसेज पर फोकस करना होगा। साथ ही क्लाइमेट मिटिगेशन यानी कि क्लाइमेट चेंज के प्रभाव को कम करने पर और एजुकेशन सिस्टम में इन्वेस्ट करने पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। सो ये एक स्नैपशॉट था यूनिसेफ की रिपोर्ट से रिलेटेड, और ये वेकअप कॉल है गवर्नमेंट्स के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए और इवन हम सब के लिए कि बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करना पड़ेगा। सो होपफुली ये टॉपिक आपको अच्छे समझ में आया, और प्लीज डू चेक कि आपने सब्सक्राइब का बटन हिट किया है कि नहीं किया। नहीं किया है तो फटाक से सब्सक्राइब का बटन जो है वो हिट कर लो, और लाइक का बटन जरूर हिट करो, और कहीं पर भी एक जगह इस लेक्चर को जो है वो शेयर कर दो। भले ही अपने नंबर पर कर दो, पर कर दो, क्योंकि उससे यूट्यूब को लगेगा कि लेक्चर शेयर हो रहा है तो वो और ज्यादा लोगों तक प्रमोट करेगा। अब जो गाइस टॉपिक है, इट इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट आपके सिविल सर्विसेज के लिए, बल्कि ये समझने के लिए भी कि इंडिया का रोल ग्लोबल स्टेज पर कैसे बढ़ रहा है। रिसेंटली हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक हिस्टोरिक 3 कंट्रीज की विजिट की, और इस विजिट में इंडिया ने अपनी पार्टनरशिप को एक नए लेवल पर ले जाने की कोशिश करी। सो आइए डिस्कस करते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस विजिट के हाइलाइट्स के बारे में। तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना का दौरा किया, और इसका फोकस था एनर्जी, डिफेंस, हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी जैसे क्रिटिकल सेक्टर्स पर। एक और प्राउड मोमेंट तब आया जब गुयाना, बारबाडोस और डोमिनिका ने इंडिया की ग्लोबल लीडरशिप को रिकॉग्नाइज करते हुए प्रेस्टिजियस अवार्ड प्रेजेंट किए। पैंडेमिक के समय इंडिया के योगदान को भी ग्लोबल लेवल पर सराहा गया। इस विजिट का क्या इंपॉर्टेंस था ये समझते हैं आगे चल के। पहले इंडिया और नाइजीरिया के रिलेशंस को देखते हैं। तो नाइजीरिया के साथ हमारा कनेक्शन एक बहुत पुरानी दोस्ती की तरह है। क्या आपको पता है कि 1958 में नाइजीरिया की इंडिपेंडेंस के पहले ही इंडिया ने अपने डिप्लोमेटिक मिशन जो है वो वहां पर सेटअप कर दिए थे। ये टाइज सिर्फ कल्चरल ही नहीं, इकोनॉमिक और डिफेंस कॉपरेशन तक बढ़ चुका है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करें, जैसे कि 17 सालों बाद किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर की यह पहली विजिट थी नाइजीरिया में। नाइजीरिया में इंडियन इन्वेस्टमेंट 27 बिलियन US डॉलर क्रॉस कर चुका है, और यह कंट्री इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है। स्पेशली टेररिज्म और पायरेसी जैसे चैलेंजेस के अगेंस्ट हम कोलैबोरेट करते हैं। डिफेंस और मेडिकल टूरिज्म के एरियाज में भी और स्कोप्स हैं। अब इंडिया और ब्राजील के रिलेशंस को डिस्कस करें तो ब्राजील के साथ इंडिया के रिलेशन और भी यूनिक है। एक तरफ दोनों कंट्रीज क्लाइमेट चेंज और बायोफ्यूल जैसे ग्लोबल इश्यूज पर काम कर रही हैं, और दूसरी तरफ ब्राजील ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया की कैंडिडेचर यानी कि इंडिया जो है वो परमानेंट मेंबर जो है वो बने, इस चीज को ब्राजील ने सपोर्ट किया है। और ये एग्जांपल आपके मेंस के आंसर में बहुत हेल्पफुल होगा कि जब आप मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी के बारे में जो है वो लिखेंगे कि किस प्रकार से कंट्री के साथ हम डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाते हैं, तो आप ब्राजील का एग्जांपल दे सकते हो कि रिलेशन अच्छे होने के कारण ही दूसरी कंट्री हमें जो है वो सपोर्ट कर रही है, इवन इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के कैंडिडेचर में। और ब्राजील के साथ हमारा बायलैटरल ट्रेड जो है वो 15.2 बिलियन US डॉलर तक पहुंच गया है।
इथेनॉल ब्लेंडिंग में ब्राजील की एक्सपर्टीज हमारे गोल्स के लिए क्रिटिकल है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30 के लीडरशिप ब्राजील के पास है और दोनों कंट्रीज का फोकस है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर, सतत विकास के ऊपर। अब इंडिया और गुयाना के बारे में बात करें तो गुयाना इंडियन डायस्पोरा के मामले में बहुत ज्यादा जाने जाते हैं क्योंकि यहां पर 43% इसकी पॉपुलेशन इंडियन ओरिजिन की है, पता है। मतलब आप कह सकते हो कि हर 10 में से 4 या 5 लोग इंडियंस आपको वहां पर मिलेंगे, इंडियन ओरिजिन के। मतलब गुयाना और इंडिया के रिलेशन डायस्पोरा से शुरू हुए हैं और आज रिन्यूएबल एनर्जी बायोफ्यूल प्रोजेक्ट्स तक पहुंच गए हैं। डू यू नो कि इंडिया ने गुयाना के 600 स्कॉलर्स को टेक्निकल ट्रेनिंग दी है। ये एक परफेक्ट एग्जांपल है सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का। इंडिया का $100 मिलियन का कमिटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए गेम चेंजर बन रहा है, यानी कि हम वहां पर $100 मिलियन का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। गुयाना में आयुर्वेद, क्रिकेट और डायस्पोरा रिलेशंस गुयाना के साथ हमारे टाइज को और भी मजबूत बनाता है, स्ट्रांग बनाता है। सो गाइज, ये विजिट सिर्फ बायलैटरल रिलेशंस तक सीमित नहीं थी बल्कि इंडिया के ग्लोबल विजन को और क्लियर बनाती है। साउथ साउथ कोलैबोरेशन, शेयर्ड चैलेंजेस का समाधान, यानी कि जो जो चुनौतियां आपस में जो कंट्रीज शेयर कर रही हैं, जो सेम चुनौतियां हैं दोनों कंट्रीज की, तो उसका मिलकर समाधान लिया जा रहा है। और स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेस का एक्सेस, रिन्यूएबल एनर्जी का, तो ये सब इस विजिट की स्ट्रेटेजिक हाइलाइट्स हैं। इंडिया ने एक बार फिर प्रूव कर दिया है कि हम सिर्फ एक पार्टिसिपेंट नहीं है बट लीडर हैं ग्लोबल प्रोग्रेस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मिशन में। सो गाइज, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस था इंडिया की रीसेंट 3 विजिट नेशंस के बारे में, और यानी कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो 3 नेशंस को विजिट किया, और आपने नोट जरूर इसके बनाए होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस के परस्पेक्टिव से भी, इवन इंटरव्यू में भी इससे रिलेटेड चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, राइट। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। उम्मीद करता हूँ पूरी चीज अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आई होगी। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन के लिए भी और डेली लाइफ के लिए भी, क्योंकि आज की डेट में इन्फ्लेशन जो है, यानी कि मुद्रा फीसदी महंगाई कितनी तेजी से बढ़ती जा रही है। क्या आपने नोटिस किया है कि सब्जी और फूड के प्राइसेस जो है वो रॉकेट की तरह ऊपर जा रहे हैं। तो आइए फिर इसको जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं और अच्छे से समझते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं रीसेंट न्यूज की। तो अक्टूबर 2024 में रिटेल इन्फ्लेशन 6.2% तक पहुंच गया। देखो, आपको आंकड़े याद रखने की जरूरत नहीं है। तो आरबीआई की जो अपर लिमिट है ना 6% की, तो इसको जो है वो क्रॉस कर गया है, ये 6.2% हो गया रिटेल इन्फ्लेशन। अब फूड इन्फ्लेशन तो और भी ज्यादा अलार्मिंग है, 10.87% तक पहुंच गया है, जो एक 15 मंथ हाई है ये। और वेजिटेबल्स की बात करें तो 42% का स्पाइक देखा गया है, यानी कि 42% महंगे हो गए वेजिटेबल्स, जो लास्ट 57 मंथ में सबसे ज्यादा है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये डेटा आपको याद नहीं रखना है, बट हाँ आपको एक आइडिया होना चाहिए कि भाई ये ग्राउंड रियलिटी जो है वो कैसे ये सब चीजें रिफ्लेक्ट कर रहे हैं डेटा। आप सोच रहे होंगे कि ये महंगाई जो है वो क्यों हो रही है, क्या इसके पीछे का कारण है। तो सबसे पहला रीजन है हाई फूड इन्फ्लेशन। अब देखो यार, आपको ऑलरेडी पता है इतनी बुरा हालत है पर्यावरण की, एनवायरनमेंट की, राइट। जलवायु परिवर्तन के कारण देख रहे हो हीट वेव्स, तो हीट वेव्स ने जो है वो क्रॉप को, फसल जो है उसको खराब कर दी, जिसकी वजह से सप्लाई जो है वो शॉर्ट हो गया। डिमांड सप्लाई वाली चीज है, सप्लाई का में डिमांड ज्यादा है तो प्राइस तो बढ़ेंगे ना भाई, कॉमन इकोनॉमिक का सेंस है। तो ये जो चीजें अवेलेबल हैं उनके प्राइसेस बढ़ गए, क्योंकि जो भी कम चीजें थी, डिमांड ज्यादा थी, प्राइस बढ़ना कंफर्म था। तो एक हो गया भैया ये हाई फूड इन्फ्लेशन, और उसकी वजह हीट वेव्स या क्लाइमेट चेंज आप मेंशन कर सकते हो। दूसरा रीजन है कोर इन्फ्लेशन। ये फूड और फ्यूल को हटाकर जितनी भी हाउस होल्ड सर्विसेज है, राइट, तो उसमें जो कॉस्ट जो है वो बढ़ गई, यानी कि जितनी भी बेसिक नीड की सर्विसेज की भी कॉस्ट बढ़ गई। तो ये हो गया कोर इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन भी बढ़ गया। और तीसरा ग्लोबल प्राइस वॉलेटिलिटी। अब खाने के तेल हुए, राइट, जो हम इंपोर्ट कराते हैं, किसी को पता है खाने के तेल हम कहां से इंपोर्ट कराते हैं, पाम ऑयल वगैरह ये सब, कोई बता सकता है? कमेंट बॉक्स पे लिखकर। बहुत इजी सी क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे, और अगर आपने लगभग 1-1.5 महीने से मुझे फॉलो कर रहे हैं तो इसका आंसर आपको पता होगा। फटाक से वीडियो पॉज करो, अभी कभी बताओ। और सप्लाई चेन ग्लोबल लेवल का पूरी तरह से डिसरप्टेड है। चाहे आप मिडिल ईस्ट में देखो तो वहां पर जो है वो यूक्रेन ये यूक्रेन का, सॉरी इस तरफ ऊपर साइड देखोगे तो यूक्रेन रशिया का इशू है। मिडिल ईस्ट में आप देखोगे तो ये पैलेस्टीन का इशू हम लोग को देखने को रहा है, इसराइल वाला, है ना। हर जगह डिस्टर्बेंस है। यहाँ पे अफगानिस्तान तालिबानी का डिस्टर्बेंस हम लोग को देखने को रहा है। अफ्रीका के अंदर
अलग उनका डिस्टर्बेंस जो है वो चल रहा है। तो हर जगह हर क्षेत्र में आप देखोगे जहां पर भी पूरी दुनिया भर में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस चल रहा है, और उस डिस्टर्बेंस की वजह से क्या है, सप्लाई चेन जो है वो डिसरप्ट हो गई है। तो ये इश्यूज। अब इन्फ्लेशन का सीधा इंपैक्ट आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी पर होता है। आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो क्यों बनाई जाती है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। यस। तो आरबीआई का टारगेट होता है कि महंगाई को, इन्फ्लेशन को, मुद्रा फीसदी को 2 से 6% के बीच में रखना। 4 ± 2 का हमारा जो है वो टारगेट है। इसको इन्फ्लेशन टारगेट बोलते हैं, इकोनॉमिक्स में आप पढ़ोगे। सो अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में है तो इंटरेस्ट रेट कट करना मुश्किल हो जाता है। फिर आप इंटरेस्ट रेट कट नहीं कर सकते अगर महंगाई कंट्रोल में है। और एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2025 तक भी इंटरेस्ट रेट कट डिले हो सकते हैं। यानी कि आरबीआई बोल रही है कि अभी भी वो इंटरेस्ट रेट कट नहीं करेगी। इवन कुछ समय पुरानी न्यूज थी कि निर्मला सीतारमन जी ने ऑलरेडी ये चीज जो है वो मेंशन कर दी थी कि ये जो है वो हम इन सब चीजों को टैकल जो है वो कर सकते हैं। सो दूसरा एस्पेक्ट है पॉलिसी डिलेमा। आरबीआई का इन्फ्लेशन कंट्रोल और इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच बैलेंस करना उसका काम है। भाई आरबीआई जो है मुद्रा फीसदी को कंट्रोल करती है और इकोनॉमिक ग्रोथ पर फोकस करती है। सो अगर हम किसी प्रकार की पॉलिसी टाइट करते हैं, राइट, जैसे कि मतलब अब महंगाई जो है वो काफ़ी तेज़ी से चल रही है, इंटरेस्ट रेट अगर हम कट कर दें, अपॉर्चुनिटीज़ है प्रोड्यूसर्स को जो है कि वो और जो है वो काम करें, तो उससे जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ये होगी कि सबसे मेन जो ह्यूज प्रॉब्लम जो हम लोग को देखने को मिलेगी कि जैसी अगर स्थिति स्टेबल होती है इन फ्यूचर, लाइक कुछ महीनों के बाद, तो फिर फैक्ट्री ओनर्स को नुकसान होना जो है वो शुरू हो जाएगा। उनके प्रोडक्ट्स फिर बिकेंगे नहीं और इसके कारण से उनको फैक्ट्री जो है वो शटडाउन जो है वो करनी पड़ सकती है। तो अभी फिर एक टाइट डिसीजन लेने के लिए आरबीआई जो है वो फैसला नहीं ले रही है। कुछ चीजों के बारे में समझते हैं, जैसे सीपीआई और सीएफपीआई। तो इनके बीच में क्या डिफरेंस है? सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिटेल लेवल पर प्राइस चेंजेस को मेजर करता है, यानी कि दुकानदारी वाले लेवल पर, कि जहां से आप सामान जो है वो परचेज करते हो, तो वहां पर जो है वो मेजर करता है ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कि भाई कंज्यूमर जो है, उपभोक्ता जो है, वो दुकान में जाकर सामान खरीदते हैं। जैसे हम जाते हैं दुकान में जाकर सामान खरीदते हैं, तो दुकान में हमारे जाकर सामान खरीदने में पहले के कंपैरिजन में अभी को अगर देखें तो प्राइस में क्या डिफरेंस आए, तो ये चीज की एनालिसिस होती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर। ये मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर के तौर पर यूज होता है और डियरनेस अलाउंस एडजस्ट करने का काम करता है। अब सीएफपीआई यानी कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, जो सिर्फ फूड आइटम्स जैसे कि सीरियल्स, फ्रूट्स, डेयरी के प्राइस को ट्रैक करता है। इसका बेस रूरल, अर्बन और कंबाइंड एरियाज होता है, बस। सीएफपीआई यानी कि ये फूड प्राइस इंडेक्स है, कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, तो ये फूड के ऊपर फोकस करता है। और सीपीआई यानी कि जो भी हम उपभोक्ता दुकान से जो भी सामान खरीद रहे हैं तो उसमें जितनी बढ़ोतरी हो रही है तो उसको ये मेजर करता है। अब मुद्रा फीसदी इन्फ्लेशन सिर्फ एक इकोनॉमिक इशू नहीं है, बल्कि ये आम आदमी की पॉकेट पर भी असर करता है। ऑब्वियसली अगर इन्फ्लेशन 2 से 6% की रेंज के बाहर तीन कॉन्सिक्यूटिव क्वार्टर तक चला जाता है, 3 बार, तो आरबीआई को करेक्टिव एक्शंस रिपोर्ट करने पड़ते हैं। यानी कि अब आरबीआई फिर उस पर काम करना शुरू करेगी कि अब भाई स्थिति हाथ से निकल रही है, अब इसको कंट्रोल करो। फिस्कल और मॉनेटरी मेजर्स को साथ लाके प्राइस स्टेबलाइज जो है वो किए जाता है। यानी कि गवर्नमेंट से ही बोला जाता है कि भाई आप कुछ स्कीम्स वगैरह जो है वो लेकर आओ, और साथ ही साथ आरबीआई भी जो है वो रिकमेंडेशन जो है वो देती है, राइट, इंटरेस्ट कट की, राइट, रेपो रेट की, तो वेरियस रेट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं ना आरबीआई के, तो उस पर जो है वो काम करती है कि जिससे कि मुद्रा फीसदी को कंट्रोल कर लिया जाए। सो गाइज, ये जो सेशन था ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन्फ्लेशन के डायनेमिक्स को समझने के लिए। प्रीलिम्स, मेंस, इवन ऐसे पेपर में भी इसका आप उपयोग जो है वो कर सकते हैं, और इस टॉपिक को करंट अफेयर्स के साथ जोड़कर जो है वो आप अपने मेंस के आंसर को और बेहतर जो है वो बना सकते हैं, राइट। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। ठंड के समय पर दिल्ली के पॉल्यूशन से रिलेटेड टॉपिक नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा? क्या आपको पता है कि दिल्ली के कुछ एरियाज में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 तक पहुंच गया है? ऑब्वियसली पता होगा, ठंड का समय चल रहा है भाई, इस समय तो पॉल्यूशन लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब देखो 500 तक पहुंचने का मतलब पता है एयर क्वालिटी इंडेक्स के, कि ये पॉल्यूशन लेवल इतना ज़्यादा है कि ऑलमोस्ट आप जो है वो डेली 50 सिगरेट के आसपास जो है वो पी रहे हो, एग्जैक्टली 49 सिगरेट्स। शॉकिंग। यानी कि दिल्ली में सांस लेने का मतलब 50 सिगरेट पीना।
और जो ऑलरेडी सिगरेट पीता है और सांस लेता है तो सोचो उनका क्या हाल हो रहा होगा। सो आज हम इस पोल्यूशन क्राइसिस को एक डिटेल में जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। सिविल सर्विसेज के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। सो दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन का लेवल अब अलार्मिंग स्टेज पर है। बैंड बजी पड़ी है बॉस। इंडो गैंगेटिक प्लेन, जिसमें इंडिया की 40% पॉपुलेशन रहती है, दुनिया का सबसे ज्यादा पोल्यूटेड रीजन इसी में शामिल है। ये सिर्फ एक न्यूज नहीं, एक वार्निंग भी है गाइस। जो वल्नरेबल ग्रुप्स जो है ना, जैसे बच्चे हुए, प्रेग्नेंट महिला हुई, बुजुर्ग लोग हुए, इनकी बहुत हालत खराब है। सो व्हाट इज एयर क्वालिटी इंडेक्स? तो आइए इसको समझते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI को। तो ये पल्यूटेंट्स का एक स्केल है जो एयर क्वालिटी को गुड से लेकर सीवियर तक कैटेगराइज करता है। मतलब ये स्केल है, बोलेगा कि हवा अच्छी है या खराब है वो बता देगा हमें। दिल्ली के कुछ एरियाज में ये सीवियर कैटेगरी में जा रहा है। सबसे डेंजर पल्यूटेंट है PM2.5, जिसे हम लोग पार्टिकुलेट मैटर 2.5 कहते हैं, जो हमारे खून में घुस जाता है और हेल्थ इश्यूज क्रिएट करता है। अब शॉर्ट टर्म इफेक्ट तो सबको दिखते हैं, जैसे सर दुखना, एकदम से पॉल्यूशन में आप जाओगे सर दुखने लगेगा, राइट। एकदम से सांस में दिक्कत आने लगेगी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स जैसे होने लगती हैं, राइट। बट लॉन्ग टर्म एक्सपोजर में अस्थमा हो सकता है, लंग कैंसर तक हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकते हैं, पता है आपको। तो पॉल्यूशन सिर्फ लंग्स ही नहीं, ब्रेन और कॉग्निटिव हेल्थ पर भी इफेक्ट डाल रहा है। जो बुजुर्ग लोग हैं उसमें तो और भी बुरे इश्यूज है भाई, डेमनीशिया का इश्यूज है, स्ट्रोक का रिस्क है। सो प्रेग्नेंट महिला के लिए पॉल्यूशन और भी ज्यादा खतरनाक है। प्लीसेंटल डेवलपमेंट इंपैक्ट होता है और बच्चों में कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। यानी कि प्रेग्नेंट महिला अगर पॉल्यूटेड एरियाज में जो है वो रह रही है तो सिर्फ उसको नुकसान नहीं हो रहा है, उसके आने वाले बच्चे को भी नुकसान हो रहा है। बच्चों के लंग्स डेवलपिंग स्टेज में होते हैं, छोटे बच्चे, तो उनकी भी हालत खराब है। अब बात करते हैं कारण की। अब देखो यार, ठंडी की बात करें, विंटर की बात करें, तो विंटर में टेम्परेचर इन्वर्जन पॉल्यूटेंट्स को ग्राउंड के पास ट्रैप करता है। अब यार आपको ऑलरेडी पता है कि ठंड के समय पर हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि अब ठंडी हवा जो होती है वो डेंस होती है, गर्म हवा जो है वो लाइट होती है तो ऊपर चली जाती है। अब ठंडी हवा डेंस हवा है भाई, डेंस एयर। पढ़ा नहीं, बेसिक तो पता होगा यार ज्योग्राफी का आप लोग को। अगर नहीं पता है तो जीएस की क्लासेस ज्वाइन करो, बहुत अफोर्डेबल फीस में आपको जीएस की क्लासेस मिल रही हैं ज्ञान सर की। तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके जो है वो उसको ज्वाइन कर लो, उसमें बहुत अच्छी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। जीएस पर तो कमांड बैठाना बहुत जरूरी है। और ये बेसिक कंसेप्ट है कि गर्म हवा जो है वो लाइट होती है। अब ये कंसेप्ट कैसे सीखोगे आप, मैं आपको छोटा सा बताता हूं कि कैसे हम लोग पढ़ाते हैं। अब यार कभी आपने माचिस जलाई है ना, आपने माचिस जलाई, कागज जलाया, तो कभी आपने देखा होगा कि कागज जो होता है वो थोड़ी देर के बाद ऊपर उड़ जाता है। नोटिस किया किसी ने? किसी ने तो किया होगा यार। आप कागज जलाते हो ऊपर उड़ जाता है। या फिर देखो आजकल वो हो रहा है, लैंटर्न समझते हो आप लोग? लैंटर्न तो वैसे लालटेन होता है, बट वो आजकल वो नहीं चल रहा कि एक पन्नी रहती है, उसमें एक नीचे जो है वो रस्सी बंधी रहती है, उसमें आग लगाते हैं अपन और फिर वो ऊपर उड़ने लगती है ना। फिर बहुत अच्छा लगता है, बाय बाय करते हैं अपन उसको, ऊपर उड़ जाती है। अरे ठीक है यार, छोड़ो वो भी। वो देखा है, बड़ा सा गुब्बारा जिसमें लोग बैठ के ऊपर जो है वो जाते हैं, है ना। वो गुब्बारे के नीचे आग लगी होती है, राइट। सिलेंडर्स वगैरह से आग जलाते हैं, तो क्या करता है, आग जो है वो हवा को ऊपर जो है वो लेके जा रहा है, राइट। तो गर्म हवा हमेशा लाइट होती है और वो ऊपर की तरफ चली जाती है, ठंडी हवा डेंस होती है। तो विंटर में, ठंडियों में हवा क्या है, ठंडी है, और ठंडी हवा ग्राउंड के पास रहेगी। तो पल्यूटेंट्स वो हवा में क्या होते हैं, पल्यूटेंट्स होते हैं भाई। हवा में ही तो ये प्रदूषक है ना, तो वो नीचे रह जाते हैं, ग्राउंड के पास रह जाते हैं। और अभी इस समय पर स्टबल बर्निंग हो रही है, पराली जलाई जा रही है, हैवी ट्रैफिक तो होता ही है, थार डेजर्ट से डस्ट पॉल्यूशन आती है इस क्षेत्र में, तो और दिक्कतें बढ़ गई। तो शहरी क्षेत्र और गांव क्षेत्र दोनों में ही ये बायोमास बर्न जो हो रहा है ना, लकड़ी जलाई जा रही है, कंडे जलाए जा रहे हैं, पराली जलाई जा रही है, राइट। यानी कि कटाई के बाद जो है फसल को जला दिया जाता है। तो ये फसल मतलब उसके भूसे को, सॉरी ये मत बोलना, फसल जला दिया जाता है, भूसे को, स्टबल बर्निंग इसको हम लोग बोलते हैं। फिर दिवाली निकली, फटाके फूटे। अब फटाके का तो मैं एग्जांपल देना अवॉइड ही करता हूँ, क्योंकि पूरे साल भर तक आप पॉल्यूशन करो फैक्ट्री से, उससे और एक दिन फटाके फोड़ दो तो आप
जो है वो सोचोगे कि अरे यार गड़बड़ कर दी। तो देखो हाँ, गड़बड़ तो है, नो डाउट, ऑब्वियसली गड़बड़ तो है, ध्यान तो रखना ज़रूरी है, क्योंकि वो तो एक एडिशनल कंट्रीब्यूशन ही हो रहा है, भले ही एक दिन का हुआ तो क्या हुआ, एडिशनल तो है ना वो। एनीवेज, तो ये है। अब आपको समझ में आएगा कि क्यों ठंडियों के समय पर जो है हमें देखने को मिलता है कि दिल्ली और अलग अलग क्षेत्रों में पोल्यूशन लेवल हाई हो जाता है, क्योंकि ठंडी हवा नीचे होती है भाई, डेंस होती है, तो नीचे रहती है, और नीचे रहने के कारण जितने ही पोल्यूटेंट्स वहीं पर रहते हैं, तो इसलिए पोल्यूशन लेवल हाई होगा कि नहीं होगा, प्रॉब्लम्स होगी कि नहीं होगी, डेफिनेटली होगी। दिस इज द मेन रीजन। बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ईजी सा, साला टुच्चा सा कॉन्सेप्ट है ये। इसमें भी लोग जो है वो गलती करते थे क्योंकि क्लैरिटी नहीं है। अब गवर्नमेंट भी एक्टिव है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का एम है पोल्यूशन को 20 से 30% कम किया जाए 2024 तक। सफर पोर्टल रियल टाइम एयर क्वालिटी डेटा प्रोवाइड कराता है। भारत स्टेज 6 व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का एडॉप्शन भी प्रमोट किया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो ये सब क्या स्टेप्स काफी हैं? नहीं, हमें और भी काफी सारी चीजें की आवश्यकता है आज की डेट में। वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन साइट्स को हमें कवर करना पड़ेगा, राइट। इनोवेटिव सॉल्यूशंस लाने पड़ेंगे। जो भी क्रॉप रेसिड्यूज जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, जिसको किसान लोग जला देते हैं, तो उसको जलाने की जगह जो है वो बायोफ्यूल या एनर्जी प्रोड्यूस करने के प्लांट्स में जो है वो अगर सेल आउट करें तो किसान को भी पैसा मिलेगा और एनर्जी भी जो है वो डेवलप होगी। तो ऐसे इनिशिएटिव्स पर काम करना जरूरी है कि गवर्नमेंट जो है वो उसी भूसे को कलेक्ट करवाए खुद, क्योंकि किसान तो खुद आएगा नहीं, ऑब्वियस बात है, वो बोलेगा यार इतनी दूर कौन जाए, साला जलाओ यहीं पे। उसकी जगह ग्राम पंचायत जो है उनको जो है वो देना चाहिए टास्क कि भाई जितने भी हैं उनसे जो है वो कलेक्ट करो रेगुलर बेसिस पर। कलेक्ट करने के बाद जो है वो किसान को तुरंत एट अ टाइम पैसे दो, हैंड टू हैंड, तब मजा आएगा, तब प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व होंगी। तो एज अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आगे चल के आपको इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने पर अपने सोल्यूशंस देने, इनोवेटिव सोल्यूशन, तो अभी से रेडी हो जाओ। तो ये चीजें हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बेटर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी गाड़ी से निकलने वाले धुएं को जो है वो कम करेंगे, पोल्यूटेंट्स को जो है वो कम करेंगे। फ्यूचर के लिए हमें कोलैबोरेटिव एफर्ट्स की आवश्यकता है। जिन जिन क्षेत्रों में जो जो प्रॉब्लम्स है उसको टारगेट करके उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की आवश्यकता है। हेल्थ केयर सिस्टम को और स्ट्रांग बनाना है, लोगों को अवेयर करना है अवेयरनेस कैंपेन्स के थ्रू। तो ये है गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक, उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आया होगा। अब जो टॉपिक है हमारा वो है जीनोम सीक्वेंसिंग का। तो देखो जीनोम सीक्वेंसिंग तो बहुत बार पढ़ा चुका हूं मैं आप लोगों को। एक क्वेश्चन है जीनोम क्या होता है, नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताओ इसकी डेफिनेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये समझते हैं कि जीनोम सीक्वेंसिंग होती क्या है। इस प्रोसेस में हम डीएनए या आरएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड बेस होते हैं, जैसे कि एडिनाइन, थायमाइन, राइट, साइटोसाइन, ग्यूएनाइन, तो ये सब याद रखना है आपको। उनका एग्जैक्ट सीक्वेंस है वो डिटरमाइन किया जाता है। मतलब ये जानना कि इनका अरेंजमेंट क्या है, यही सीक्वेंस डिसाइड करता है एक ऑर्गेनिज्म कैसे काम करेगा। एज सिंपल एज दैट। तो इसको ATCG हम लोग जो है वो जनरली बोलते हैं। तो इसका सीक्वेंसिंग होती है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है जीनोम सीक्वेंसिंग में किसकी सीक्वेंसिंग की जाती है, तो ATCG की। जीनोम सीक्वेंसिंग करने के लिए काफी एडवांस टेक्निक का यूज होता है। दो कॉमन मेथड है इसके अंदर। एक है फ्लूरोसीन बेस्ड टेक्निक्स, जिसमें डीएनए को टैग किया जाता है और लेजर से रीड किया जाता है, जिसको बोलते हैं फ्लूरोसीन बेस्ड टेक्निक। दूसरा है इलेक्ट्रिकल करंट बेस्ड मेथड, जो काफी फास्ट और कॉस्ट इफेक्टिव है। इस मेथड की वजह से जीनोम सीक्वेंसिंग अब बहुत सस्ती हो गई है और एक्सेसिबल हो गई है। अब सवाल आता है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है जीनोम सीक्वेंसिंग, क्योंकि आपने कई बार सुना होगा जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है ह्यूमंस की, एनिमल्स की, वायरस की। भाई क्या है ये, इससे क्या क्या फायदा हो रहा है? तो जैसे कि देखो यार, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस में इसका फायदा है। जैसे सुपर बग्स के अगेंस्ट हम कैसे लड़ें, मतलब कोई भी अगर हमारी बॉडी के अंदर वायरस अगर आता है, कोई भी ऐसी चीज आती है, या फिर मेडिसिन अगर वायरस पे अफेक्ट नहीं कर रही है या बैक्टीरिया पे अफेक्ट नहीं कर रही है, तो ये सुपर बग के अगेंस्ट है वो कैसे लड़ें, इसका सोल्यूशन जीनोम सीक्वेंसिंग में हो सकता है। एग्रीकल्चर, बेटर क्रॉप और डिजीज रेजिलिएंट प्लांट डेवलप करने के लिए आजकल जेनेटिक इंजीनियरिंग वाले प्लांट होते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं, जीनोम सीक्वेंसिंग की वजह से होता है कि ऐसा सीक्वेंस क्रिएट कर दो कि जो प्रॉब्लम है उसकी वो जो है वो रिजॉल्व हो जाए, जेनेटिक प्रॉब्लम। फिर पॉल्यूटेंट्स के इम्पैक्ट जो है वो मॉनिटर किए जा सकते हैं। एनवायरमेंट का जो पॉल्यूशन है उसको मैनेज करने में ये हेल्प कर सकता है। डिजीज जो है उसको अर्ली एज पे ही डिटेक्ट कर लो, उसमें हेल्प कर सकता है। पर्सनलाइज मेडिसिन क्रिएट करने में हेल्प करेगा कि जो बीमारी है उसके अकॉर्डिंग जो है वो पर्सनलाइज मेडिसिन बने। तो सिविल सर्विसेज के लिए टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। GS पेपर 3,
प्रीलिम्स सब में जो है ये टॉपिक जो है वो आ सकता है जीनोम सीक्वेंसिंग का। तो अब देखो जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया, अब ट्राई करो इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर देने की। सेंट फ्रांसिस जेवियर एक पर्सनालिटी के बारे में हम बात करेंगे। सो सेंट फ्रांसिस जेवियर की एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनको जो अवशेष है यानी कि रेलिक्स जो है उनकी बॉडी के जो रिमेन्स हैं ये गोवा के बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस में प्रिजर्व्ड है। ये रेलिक्स 1624 से यहाँ है और काफ़ी मिनिमल डीके के साथ प्रिजर्व्ड है यानी कि बहुत ही कम खराब हुए हैं डिस्पाइट कई बार एक्सह्यूमेशन होने के बाद भी। एक्सह्यूमेशन क्या होता है किसी को पता है? एक्सह्यूमेशन EXHUMATION एक्सह्यूमेशन यानी कि कई बार जब हम किसी भी डेड बॉडी को जो है वो ग्राउंड से जो है वो रिमूव करते हैं ना, निकालते हैं, तो कई बार इसको जो है वो निकाला भी गया बाहर तो उसके बावजूद भी ये डैमेज जो है वो नहीं हुए। तो ये इनके रिमेन्स हैं, बॉडीली रिमेन्स यहाँ पर है। तो ये है कौन? पहले तो ये दिमाग में आया आपके सर पढ़ तो रहे बट समझ में नहीं आ रहा ये है कौन। तो गाइज ये हिस्ट्री और स्पिरिचुअलिटी की फील्ड में एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है जिनको गोइंचो साहिब भी कहा जाता है। गोइंचो साहिब पैटर्न सेंट ऑफ गोवा यानी कि गोवा के जो थे ये एक संत हम लोग को देखने को मिलते हैं। सो सेंट फ्रांसिस जेवियर सिर्फ एक स्पिरिचुअल लीडर नहीं थे बल्कि ज्यूइस्ट ऑर्डर के को फाउंडर भी थे। ज्यूइस्ट ऑर्डर क्रिश्चियनिटी का एक बहुत इन्फ्लुएंशियल ग्रुप है जो एजुकेशन और मिशनरी वर्क में आगे है। जेवियर का काम गोवा और दुनिया के कई पार्ट्स में इंपैक्टफुल रहा है। गोवा में हर साल 3 दिसंबर को फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर सेलिब्रेट किया जाता है। यह उनकी डेथ एनिवर्सरी का दिन है और इस दिन हजारों डिवोटीज बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस में प्रेयर्स और सेलिब्रेशन के लिए इकट्ठा होते हैं। यह एक स्पिरिचुअल और कल्चरल इवेंट दोनों होता है। तो ये थी सेंट फ्रांसिस जेवियर की एक छोटी सी कहानी जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये गोवा के एक संत थे। गोइंचो साहिब के नाम से जो है वो इनको जाना जाता है। और अगर मतलब एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक आएगा तो सिर्फ ये इतना ही टॉपिक जो है वो आपसे पूछा जाएगा और ट्राई करो इसका आंसर देने की। अब देखो दिल्ली एनसीआर में कितना पोल्यूशन है उसका मैंने आपको डिटेल ऑलरेडी एनालिसिस करवा दिया है। तो आप उसी एनालिसिस को जो है वो ध्यान में रखते हुए ये बताना कि दिल्ली एनसीआर में जो एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम है उसका कारण पूछा है आपसे। तो कारण मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इंट्रोडक्शन में आप मेंशन कर सकते हो थोड़ा सा कि एयर पोल्यूशन जो है वो कितनी तेजी से आज की डेट में दुनिया भर में बढ़ रहा है, रिस्क कितना ज़्यादा है। तो आप फिर उसके बाद फिर उसके कारण मेंशन कर दो, राइट। उसका हेल्थ पर क्या इंपैक्ट होता है वो मेंशन कर दो आप, और गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स और मेजर्स जो है वो मेंशन कर दो कि भाई सरकार की कुछ ऐसे मेजर्स हैं जिसके थ्रू सरकार, जैसे उज्ज्वल योजना, ये सब चीज़ें आप मेंशन कर दो। 2-1 लाइन इसके बारे में जो है वो लिख दो। एटलीस्ट 3-4 स्कीम मेंशन करोगे तो अच्छा रहेगा, राइट। फिर इनोवेटिव सोल्यूशंस आप अपनी तरफ से जो बताओ कि कैसे आप एयर क्वालिटी मैनेज कर सकते हो दिमाग लगा के। तो थोड़ा सोचो, बैठो, 120-150 वर्ड्स में इसका आंसर लिखने की कोशिश करो। तो चलिए अब हम मिलेंगे हम मंडे को, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।